मोशन। क्यों इसका नाम सिंपल पड़ा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली ये चैप्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा ना ये चैप्टर 11th और 12th के करीबन 5 चैप्टर्स में रिपीटेशन है। एसएचएम, वेव्स, 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल्टरनेटिंग करंट और वेव ऑप्टिक्स, सब कुछ सेम है। आपको बेसिक ये लगेगा कि मतलब बार बार एक ही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, बट उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सिंपल से शब्दों में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने अभी तक जब हम काइनेमेटिक्स में बात कर रहे थे, हमने किसी भी बॉडी के पाथ के बारे में एनालाइज किया था, है ना। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ से दो ही पाथ पॉसिबल हुए थे, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। अच्छा स्ट्रेट लाइन में भी बता सकते हो मुझे कब कब हुआ था कि देखो समझ में आ जाएगा आपको। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। एक पॉइंट पर जीरो होगी, पलटी मारेगा, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने पलटी मार क्वेश्चंस करे थे, याद आ नहीं कुछ? पक्का? चलिए, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो सर्कुलर मोशन। ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हम जिसके बारे में बात करें ना बच्चों, वो एक ऐसा फोर्स है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है, F दिस इज इक्वल टू -k x की पावर n। आज हम इसके फोर्स के बारे में एनालाइज करेंगे। अच्छा इस फोर्स को पढ़ने से पहले ना दो चीजें समझ लो आप कि व्हाट आर पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशन क्या होती है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन का तो कोई भी एग्जांपल बोल दो। सर्कुलर मोशन। हाँ सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका डेली 5 बजे फिजिक्स की क्लास होना, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। दिन के बाद रात होना, रात के बाद दिन होना, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है ना। तो बेसिकली कोई भी फंक्शन जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे। पंखा चला रहे हम लोग, पंखे का ओमेगा अगर कांस्टेंट रखें तो ये जो ब्लेड है मान लो ये एक पूरा चक्कर 1 सेकंड में लगा रहा है, तो हर बार 1 सेकंड में ये यही दिखाई देगा, है ना। तो दिस इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन। बात समझ में आ गई? तो कोई भी ऐसे मोशन जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं, दिस ऑल आर नोन एज पीरियोडिक मोशन। याद करो एक होती है ऑसिलेटरी मोशन। अब सुनो ये आप लोगों ने पढ़ा था, याद आ गया? U वर्सेस x का ग्राफ। यहाँ पे U मैक्सिमम होता था, यहाँ मिनिमम, यहाँ कांस्टेंट, और हमें पढ़ा था f की वैल्यू माइनस कर्ल u बाय कर्ल x। समझिए, तो यहाँ पे भी स्लोप जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। जहां जहां स्लोप जीरो वहां वहां 4 जीरो, यानी यहाँ पर भी 4 जीरो, यहाँ पर भी 4 जीरो, यहाँ पर भी 4 जीरो। इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दिया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब खुद सोच के देखो, अगर मुझे इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है तो क्या ये अपने आप आ जाएगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब तुम्हें यहाँ पे पहुंचाना है, यहाँ पे पहुंचाना है, वो टोटली किस पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितनी एनर्जी दे रहे हो। जितनी एनर्जी दोगे वो उतनी एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी तो हम ये मान लेंगे जितना हमने कार्य किया वो सारा का सारी इसकी मैकेनिकल एनर्जी में स्टोर हो गया। बात समझ में आ गई? अब ना मेरा क्वेश्चन क्या था कि जैसे मैं इसको छोड़ दूं और हम ये मान के चले कि कोई लॉस नहीं है, कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने जब इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो क्या ये ऐसे ही चक्कर लगाएगा? क्या हर एक इंटरवल के बाद मान लो इसको यहाँ से यहाँ जाने में और वापसी आने में 2 सेकंड का टाइम लगा, तो क्या हर 2 सेकंड के बाद यहीं पर मिलेगा? तो क्या ये भी पीरियोडिक फंक्शन हुआ? हाँ। कोई भी फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता हो तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। बट ये देखो ये दिस इज जहां पर f नेट 0 होता है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन। पर क्या ये बार बार भी मीन पोजीशन को अटेन कर रहे हैं? हाँ।
तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो जो ये टू एंड फ्रो मोशंस कर रहे होते हैं ना, कंडीशंस अप्लाई कि कोई भी एनर्जी का लॉस तभी वो कर पाएगा। अगर एनर्जी का लॉस होता तो एक बार इतनी ऊपर जाएगा, अगली बार उससे नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ये रुक ही जाता है। नहीं आया समझ में? इनको बोलते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? एक धागे में एक पत्थर बांध दो, उस पत्थर को छोड़ दो, यहाँ से छोड़ा है आपने, छोड़ने के बाद क्या दोबारा यहीं पे टच करेगा? वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, उससे पहले आ जाएगा। उसके बाद और फिर धीरे 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 वो रिटार्ड होते होते रुक जाता है। आर यू गेटिंग मी? परफेक्ट। तो हमने बोला कि जो ये टू एंड फ्रो मोशंस होते हैं ना बच्चों, ये भी पीरियोडिक मोशन होती है। इनका नाम बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन कोई भी फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे, कोई भी मोशन जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता हो, पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी जो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करे। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी। ये ट्रू है क्या? ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी? नहीं। सर्कल में मूव कर रहा है वो कहाँ पे? वो ऑसिलेटरी हो गया। बट क्या ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक? कंडीशन अप्लाई इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। नहीं है समझ में? पक्की बात है। तो ये तो टर्म समझ में आ गई। अब सुनो, अब क्यों हम इसके पीछे पड़े हुए हैं और क्यों हम इस फोर्स को एनालाइज करना है? याद तो जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में बात करी थी, तो वी आर डीलिंग विद 6 रिलेशन, xt, vt, at, फिर xv, va और xc, है ना? इनमें 30 रिलेशंस का कन्वर्जन हमने किया था। हम ये कहते थे कि एक रिलेशन हमें आनी चाहिए, हम यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ध्यान से देखिए इस फोर्स को, ये फोर्स और x का रिलेशन है। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? m into a। एक्सेलरेशन और x का रिलेशन आ गया, यानी ये रिलेशन हमें गिवन है। हमें इससे ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी एक्सक्यूज मी, है ना? हमें सभी के सभी 6 रिलेशंस निकालने। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले मुझे 2-3 चीजें और बताओ। अब जो ये n है ना, n तो एक इंटीजर है। अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, इस n को ना 2 डिवीजन में डिवाइड कर लिया, एक इवन टर्म और एक ऑड। देखो सोचना, अगर मैं n की वैल्यू को 1, 3, 5 ऐसे रखूं और मैं n की वैल्यू को 2, 4, 6 ऐसे रखूं, ठीक? ये इक्वेशन क्या है कि जो भी पार्टिकल कर रहा है, चल रहा है, वो x के अबाउट कर चल रहा है, x एक्सिस। तो हमें x एक्सिस लो कर दी, ठीक है बाबा? अब सुनो, कहां पर फोर्स 0 होगा? सर k तो एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो x 0 जब फोर्स 0 जब होगा, जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 कब होगा? जब x 0 हो जाएगा। तो इफ x इक्वल्स टू 0, तो फोर्स भी क्या है? 0, एक्सेलरेशन भी क्या है? 0। इस पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। सारे बोलो, मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है। और अभी के लिए मैंने ओरिजिन भी इसी को मान लिया। पहली बात तो ये ध्यान रखना, मीन पोजीशन हमेशा 0 पे आएगी, इसकी कोई गारंटी? हाँ, दिस वन शुड बी योर, मतलब कीप इन योर माइंड कि हमेशा मीन पोजीशन 0 पे आएगी, एज अ गारंटी नहीं। कभी ट्रू पर भी आ सकती है, कभी -2 पर भी आ सकती है। टोटली डिपेंड करेगा कि ये रिलेशन हमें कैसे गिवन होगी। बट हाँ, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग मीन पोजीशन इसी को मान लेते और ओरिजिन भी यही मान के चल लिया अपन लोगों ने। चलो, अब जब हम लोगों ने ओरिजिन भी यही मान लिया, मीन पोजीशन भी मान लिया, व्हाट टू डू? पुट x की वैल्यू +1 और पावर और इवन रखने हैं। तो मैं भी फंक्शन लिख के देता हूं, f दिस इज इक्वल्स टू -k x की पावर 2। पुट x इक्वल्स टू 1, तो हम यहां पर आ गए। बोलो फोर्स किधर लगा? नेगेटिव x। सभी बच्चे बोलो, टुवर्ड्स नेगेटिव। -k into 1 का स्क्वायर, तो माइनस के बोले तो नेगेटिव, तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। पुट x की वैल्यू -1, नहीं ध्यान से, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर है, तो अभी भी फोर्स इधर ही लगा। अब समझ रहा है कि आप किधर भी चलो, फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये या तो ये वाला केस बनेगा या ये वाला केस बनेगा। इफ यू आर मूविंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये वाला केस बन जाएगा।
अगर आप पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये वाला केस बन जाएगा, यानी वहां पर आपको इधर ही चल रही हो, इधर ही फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, इधर फोर्स लग रहा है उधर चल रहे हो तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, जीरो पलटी मारेगा वापसी आएगा। नहीं आया समझ में? श्योर? पक्का? डन डन? चलो अब ये तो हर एक इवन पावर के लिए ऐसा करने वाला है, Yes, sir. हर एक इवन पावर के लिए ऐसा करने वाला है। अब कम टू दिस वाला, यहाँ पे देखो, फिर वही इस केस के लिए x की वैल्यू को 0 पुट करो, फोर्स भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, और यही मीन पोजीशन है, और इस क्वेश्चन के लिए यही मेरा ओरिजिन है। देन अब चलो 1 रखते हैं ना, तो फोर्स का रिलेशन देखो क्या बना, -kx, पुट x की वैल्यू 1, बोलो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव, हाँ तो फोर्स इधर लगा, पुट x की वैल्यू -1, अब फोर्स इधर लगा। ओहो, देखिए ये कितना अच्छा रिलेशन बना कि अगर हम मीन पोजीशन से राइट में डिस्प्लेस हो रहे हैं तो फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है, और अगर हम मीन पोजीशन से लेफ्ट में डिस्प्लेस हो रहे हैं तो भी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही लग रहा है। दोनों रिलेशन समझ में आ गई? ये क्यों इतना स्पेशल माना जाता है कि मीन पोजीशन से आप किधर भी डिस्प्लेस हो जाओ, मीन पोजीशन वो जहां पर F नेट, मीन पोजीशन से कहीं पे भी डिस्प्लेस हो जाओ, फोर्स हमेशा उसकी तरफ खींचेगा आपको, जस्ट लाइक दिस। ये मीन पोजीशन थी भाई, इसको कहीं पे भी डिस्प्लेस करा, अल्टीमेटली उसको आने इधर ही है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। नहीं आया मेरा समझ में? पक्की बात, आप ध्यान से देखो। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम हो चुका है आप लोगों के पास, तो अब क्या करना है, तो हमने ये देखा है कि कहीं पर भी डिस्प्लेस क्यों ना कराऊं, पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन को अप्रोच करता है। तो तुझे नहीं लगता ये वाला और ये वाला सेम ही केस है? इसको हम बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते थे बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, तो बेसिकली एसएचएम भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही रिजल्ट है, ठीक है ना। एसएचएम में भी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस मीन पोजीशन पे अगर मान लो मैंने एक ब्लॉक रखा जिसका मास m था, थोड़ा समझना, हाँ फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ ये मीन पोजीशन से कितना दूर जाएगा, अपने आप तो नहीं जा सकता सर, हमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट को काम करेगा, वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो उसको कितना एनर्जी दे रहा है। कम एनर्जी देगा तो कम दूरी पर जाएगा, ज्यादा एनर्जी देगा तो ज्यादा दूरी पर जाएगा, और ज्यादा एनर्जी देगा तो और ज्यादा दूरी पर जाएगा। मान लो कि हमने देखना बच्चों, मान लो ये मीन पोजीशन थी, अब एमपी स्टैंड्स फॉर मीन पोजीशन, समझ गए, x0 40 एक्सेलरेशन 0। यहाँ पर था इस ये वाला ब्लॉक जिसका मास m था बच्चों, इसको हमने डिस्प्लेस कराया, डिस्प्लेस करा के लेट्स से इसको यहाँ पे रख दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना मैंने कार्य किया वो सारा का सारा इसकी मैकेनिकल एनर्जी में स्टोर हो गया होगा। अरे हाँ है ना, बोलो। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये यहाँ से x डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, इतने ही डिस्प्लेस कराया। अब जैसे मैं छोड़ दूँ फोर्स किधर लगेगा? सही, जैसे ही छोड़ दूंगा क्या ये मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा? अच्छा, इस पॉइंट पर बताओ क्या फोर्स मैक्सिमम था? हाँ, हाँ यहाँ पर फोर्स, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो ये होगा, थोड़ी ना होता, वेलोसिटी जीरो। ये समझ में आए? अब मुझे एक बार जैसे ही छोड़ दूं ये पार्टिकल चलेगा टुवर्ड्स नीले वाले की तरफ, तो फोर्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बताओ फोर्स, एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ फोर्स कम हो रहा है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? व्हाट अबाउट वेलोसिटी? यहाँ से यहाँ तक बताओ बस। इंक्रीज क्यों? फोर्स तो घट रहा है। एक्सेलरेशन घटेगा नहीं। हाँ, एक्सेलरेशन, फोर्स घटेगा भी, वेलोसिटी जीरो जी, तो उस जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हाँ, वेलोसिटी तो बढ़ेगी घटेगा, तो जब भी तुम वेलोसिटी बताओ ना, बढ़ेगी घटेगी? नहीं, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। पक्का ना? फोर्स रीजन समझा रहा हूँ। देखिए काइनेमेटिक्स में भी ऐसे एग्जांपल दिया था। फोर्स जैसे मैं एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाने में कैपेबल हूँ, मेरे बगल वाला 9 लगाने में कैपेबल है, उसके बगल वाला 8 7 6 5 4,
भले ही हम लगातार फोर्स कम करते जा रहे हैं, बट जब मैंने इसको धक्का दिया तो पार्टिकल भाग भी इसी डायरेक्शन में है, मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इसने भी भले ही नॉन न्यूट्रल लगाया, बट लगाया अभी भी इसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहां से यहां तक फोर्स कम होता जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी इंक्रीजेस। इस पॉइंट पर आके एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी बेटा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम। यहां तक जितनी वेलोसिटी अटेन करनी थी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा v max। जैसे वो इस मीन पोजीशन को शूट कर जाएगा, अब फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो बोलो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी डिक्रीजेस। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बाबू, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, पार्टिकल पलटी मारेगा एंड देन बैक टू पवेलियन। नहीं आया। अब जब यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा, बताओ यहां से यहां तक क्या होगा? यहां से यहां तक क्या होगा? फोर्स इंक्रीजेस, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहां से यहां बोलो, उल्टा हो जाएगा। हां, वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। यहां से यहां बोलो, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। नहीं आया बच्चों? पक्की बात। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल एनर्जी के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बट जब वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन होगा? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। जीरो भी कह लो या मिनिमम कह लो आप, है काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल जीरो। देखो जीरो कहना एक अच्छा जस्टिफाइड नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो आप इतना याद रखो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। बट जो कि थ्रू आउट पूरे पाथ के अलोंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे थी वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे रहेगी, वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे रहेगी। थ्रू आउट देयर इज नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती चली जाती है। कहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में? आप सुनो, जहां पर V max होता है एंड जहां पर A max होता है, या जहां पर A एक्सेलरेशन जीरो होता है और V मतलब जहां A जीरो और V जीरो है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज रिटन बाय A स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। बोलो इतना समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है, ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो उधर प्लस A एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इधर माइनस A। मेन पोजीशन से जितना इधर डिस्प्लेस करोगे उतना ही नॉन लॉस ऑफ एनर्जी, तो उतना ही बाकी इधर बैक टू पवेलियन आएगा। पास समझ में आ गया? तो ये था आपके पास ऐसे। अच्छा, इसे हम सिंपल क्यों रखा गया? रीजन समझो, क्योंकि हम 1 3 5 में n की पावर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि एज फार एज n की पावर 1 इज कंसर्न, इसका मैथमेटिक्स थोड़ा सिंपल बन जाता है एज कंपैरिजन टू 3 and 5। तो दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें सबसे पहला रिलेशन क्या समझ में आया कि हमारे पास f दिस इज इक्वल्स टू -kx। ये एक बहुत सुंदर सा रिलेशन है। अच्छा, मुझे अगर कोई पूछे कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन f and x, क्या मैं प्लॉट कर सकता हूं? कैसा है? पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्लोप बताओ, नेगेटिव, एक्टिविटी ऑफ ऑब्ट्यूज। यानी अगर कोई मेरे से f और x का ग्राफ पूछे बेटा, f और x का ग्राफ, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। नहीं है? तो ये ग्राफ आ गया हमारे पास। अब देखो, जो भी फोर्स होगा वो m into a लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया m into a दिस इज इक्वल्स टू -kx। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटे? -k/m into x। k भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाती है, जिसको हम अभी के लिए मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। फिर रिप्लेस करेंगे, फिर बताऊंगा कि ये ओमेगा स्क्वायर मानने का कॉन्सेप्ट क्या था। तो अभी मेरे पास जो रिलेशन है दैट इज -ω² into x। ये रिलेशन मेरे पास आ गई। तो दिस इज ax रिलेशन। अब मुझे क्या करना है? इस ax रिलेशन का यूज करते हुए पांचों की पांचों इक्वेशंस को डिराइव करना है, उनके ग्राफ्स बनाने हैं। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ऐसा समझ लो, इसको देखो। तो हमारे पास रिलेशन क्या है बच्चों? a दिस इज इक्वल्स टू -ω² into x।
आप कोई भी जनरल कंडीशन मान के चल लेते हैं। अभी वी आर डीलिंग विद f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ध्यान रखना ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अभी इक्वेशन x प्लस 1 x माइनस 1 कुछ भी हो सकता है मतलब। चलो नाउ व्हाट टू डू, मान लो कि ये हमारे पास वही मेन पोजीशन था बेटा जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, v मैक्स है, ठीक है। यहाँ से किसी भी दूरी पर मान लो x नोड पर हमारा पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 यानी जब इनिशियल टाइम पर पार्टिकल यहाँ पे था तो इसने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से x दूरी पर मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू t टाइम पर ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, ठीक। और ये अल्टीमेटली कहाँ तक जाएगा बच्चों, a एम्पलीट्यूड तक। अब a एम्पलीट्यूड का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू तो a हो जाएगी बट वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, 0। क्योंकि हमें ये पक्की बात है कि जब भी हम a और x का रिलेशन करते थे तो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी। नाउ हमें ax से bx आना है तो a को क्या लिखूं, देखो a को dv/dt भी लिख सकते हैं बट dv/dt लिखने का यहाँ कोई लॉजिक बन नहीं रहा क्योंकि इधर जो टर्म है वो x की टर्म है v dv/dx। तो a को लिखो, अब थोड़ी मेरी हेल्प करना। हाँ, a इक्वल्स टू v dv/dx दिस इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। x को एक तरफ मारो और v को एक तरफ रखो तो v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक। देखो अब ये हमें गिवन था बट ये हमने अपने कॉमन सेंस का यूज करके लगाया जो अभी वहां पे पढ़ा था कि भाई ये तो होने ही होना है कि फाइनल x a के बराबर आएगा और उस a पर v 0 हो जाएगा। तो इनिशियली जब t के बराबर है तो पार्टिकल x पर है, वेलोसिटी v है, तो व्हेन x इक्वल्स टू x पार्टिकल इज एट v मतलब पार्टिकल की स्पीड v है। जब पार्टिकल a पर पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी 0। क्या इंटीग्रेट कर सकता हूं? इंटीग्रेशन आता है बेटा पावर, एक पावर ऐड उसी पावर से डिवाइड तो v स्क्वायर बाय 2, v से 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां पर भी से x स्क्वायर बाय 2। चलो x a देखो 2 विल कैंसिल आउट, अपर माइनस लोअर तो 0 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से v और x देखो v और x में एक रिलेशन आपको दिखाई दिया। जो ये फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। v दिस इज इक्वल्स टू उधर जाके अंडर रूट ओमेगा का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये vx का रिलेशन आ गया, ठीक है। ax then vx। अभी मुझे एक बात बताओ ये कैसा रिलेशन है, कैन वी आइडेंटिफाई दिस रिलेशन। यहां से देखो अगर मैं v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर कर दूं, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो ये एक रिलेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, ये सर्कल और इलिप्स जैसी इक्वेशंस आती थी, x स्क्वायर y स्क्वायर है ना इक्वल्स टू रेडियस। बट ये यहाँ सर्कल क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों अलग अलग आ रहे। देखो सर्कल होता तो ये दोनों सेम आते तो अपन कह सकते थे कि सर्कल नहीं आया समझ लो। तो ये एक इलिप्स है जिसका सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस अलग अलग है। अगर मेरे से कोई v और x का ग्राफ पूछा जाए, v वर्सेस x का ग्राफ, तो इट विल बी एन इलिप्स। नहीं आया समझ में, जिसका जो सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होगा वो ओमेगा इनटू a होगा और जो सेमी मेजर एक्सिस होगा वो a होगा। नहीं आया समझ में पक्का। तो ये कुछ ऐसा शेप का बनने वाला है जिसका ये रिलेशन आ जाएगा a इनटू ओमेगा और ये रिलेशन आ जाएगा a। याद आ गया, छोटा a और b के रिलेशन भी यूज करते थे हम लोग। चलिए तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब आपको जो याद करना है तो ये रिलेशन याद होनी चाहिए आपको, एक ये रिलेशन जिससे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। नाउ vx आ गया, v को क्या लिख सकता हूं
dx by dt, और लिखने का बेनिफिट है क्योंकि इधर x भी है, तो dx by dt से हमारे xt रिलेशन आता हुआ दिखाई दे जाएगा, है ना। अब v को लिखो, v को अपन लिखते हैं dx by dt, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो x वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ बच्चों, dx by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनटू dt, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां, देखो जब t इक्वल टू 0 पे था इनिशियली x की वैल्यू x नॉट, तो when t इक्वल टू 0 x की वैल्यू x नॉट है, when t इक्वल टू t आया तो x पर आ गया, तो when t इक्वल टू t x हमने a पर माना हुआ है, सही कर रहा हूं मैं, पक्का है ना, x स्क्वायर नहीं, when t इक्वल टू t और x आ गया, डन है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता तो समझो ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। कैसे, आई टेल यू, यहाँ पे x की वैल्यू को आपको प्रूव नहीं करना है, आपको रिजल्ट याद करना है, बट वो रिजल्ट याद हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू को ना a sin थीटा पुट करो, a sin थीटा, तो देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अब a का भी स्क्वायर है cos का भी स्क्वायर है, तो a cos थीटा, देखो देखो dx by a cos थीटा। अब दिक्कत ये आ गई, नीचे थीटा ऊपर dx है, तो ये तो हजम नहीं होगी, तो इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट, x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, तो dx by d थीटा a cos ऑफ थीटा नहीं है, मुझे dx की वैल्यू निकालनी है, रखो dx की वैल्यू क्या है, a cos थीटा d थीटा, रख दो यहाँ पर, तो a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, थीटा क्या आ जाएगा, देखो x by a sin इनवर्स, आर यू गेटिंग मी, तो बस इसका इंटीग्रेशन याद कर लो, क्या आ गया, sin इनवर्स x by, दैट्स इट। बस इस तरह याद रखो कि जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए तो उसका हमेशा इंटीग्रेशन sin इनवर्स x by a होता है, तो यहाँ पे इनवर्स मतलब sin इनवर्स x by a, लिमिट x से x नॉट, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t लिमिट t माइनस 0 t, तो ये तो ओमेगा t बन गया, समझ में आया, लिमिट पुट करो, sin इनवर्स x by a माइनस sin इनवर्स अपर माइनस लोअर x नॉट by a, दिस इज इक्वल टू ओमेगा t। हमें x और t में रिलेशन चाहिए, बाकी सब टर्म्स को उधर फेंको, इसको इधर लेके जाओ, तो sin इनवर्स x by a ओमेगा t प्लस sin इनवर्स x नॉट by a, अभी भी हमें sin को हटाना है, तो sin इनवर्स है, sin से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे बना x by a, और ये पूरे फंक्शन का sin ऑफ ओमेगा t प्लस sin इनवर्स x नॉट by a, नहीं आया बाबा, x चाहिए इधर उधर लेके जाओ, x दिस इज इक्वल टू a sin ऑफ, ये चीज समझ में आ रही है बच्चों, देखो ये x और t का रिलेशन आ गया, अब तू समझ ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम फेज कांस्टेंट, और दिस इज फेज। अब ये फेज कांस्टेंट देखो x नॉट और a पे डिपेंडेंट है, a क्या है, एम्पलीट्यूड, किस पे डिपेंडेंट है, मैंने जितनी एनर्जी दी, कम एनर्जी दी तो कम है, ज्यादा एनर्जी दी तो ज्यादा है। x नॉट किस पे डिपेंडेंट था, कि हमने इनिशियल टाइम पर वो पार्टिकल कहां पर माना है, भाई हो सकता है मेन पोजीशन पे भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड पे हो सकता है a/2 पर हो सकता है a/2 पर हो, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। सोच के देख, अगर यहाँ पर t = 0 पे पार्टिकल और मीन पोजीशन पे होता, तो मीन पोजीशन पे x कितना है, रखो वहां पे 0, तो ये खत्म, तो बचा ये वाला फैक्टर है ना। इसको एक बार क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख देते है ना, देखना ध्यान से, a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ये देखा मिला गया, बेसिकली वो फाई यही है sin इनवर्स x नॉट बाय, जो कि x नॉट और a पे डिपेंड करता है।
बता दो एक बार इससे। क्या बताओ? जो आप बता रहे थे कि मीन पोजीशन पे रखा है। अरे अगर यहाँ पे मीन पोजीशन रख दिया तो x नॉट की वैल्यू यहाँ से यहाँ x नॉट माना था वो तो यहीं आ गया ना, तो 0, तो 0 रखो, साइन 0 0 होता है, नहीं आया, बस खत्म। इनिशियली मान के चल लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। इनिशियल का मतलब t इक्वल्स टू 0, तो पाई 0 हो जाएगा बाबा, तो x का फैक्टर क्या है, a sin ऑफ ओमेगा t। अब ध्यान से देखो ये किसका रिलेशन आ गया, xt। बोल vt कैसे निकालना, डिफरेंशिएट, ये तो काइनेमेटिक्स में बहुत किया हमने, डिफरेंशिएट करो, dx by dt this is equals to v a cos of omega t into omega, a omega cos of omega t, ये vt आ गया। अब v बोलो, v की वैल्यू आई a ओमेगा cos of omega t। अब बोलो dv by dt, तो a की वैल्यू बोलो dv by dt क्या है, a ओमेगा cos का माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो क्या है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। कितने रिलेशन आ गए बच्चों, 1 2 3 4 और एक 5, एक बच गई, कौन सी, v और a, vx तो याद है ना, v और a, एक्सटीवीटी तो हो गई, ax हो गया, vx हो गया, तो a भी बच गया। नाउ व्हाट टू डू, यहां से v निकाल लो, देखो v बाय a ओमेगा, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ, यहां से a मतलब sin ओमेगा t की वैल्यू निकाल लो, तो a डिवाइडेड बाय माइनस a ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू sin ऑफ ओमेगा t। याद करो vt और at में t कॉमन है, t को एलिमिनेट कर दो, कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, क्योंकि देखो इधर cos है इधर sin है, वैसे तो एलिमिनेट होना बहुत मुश्किल है, स्क्वायरिंग करो ऐड कर दो, बस स्क्वायरिंग करेंगे तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1, इधर क्या बचा वो देखो बस, v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नेगेटिव है, स्क्वायरिंग करा है पॉजिटिव हो जाएगा, तो a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू अगेन इलिप्स। दिस इज ऑल अबाउट योर 6 रिलेशंस जो हमें चाहिए थी। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन बताती है, इससे हम कितनी भी इक्वेशंस निकाल 6 की 6 रिलेशन जो हमें चाहिए वो निकल सकती है। इसमें x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते चले जाएंगे, x क्या था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, कहां से, मीन पोजीशन से, कितना होगा हमारी मर्जी, जितना हम उसको ताकत दे देंगे, क्या हर एक ताकत पर अलग अलग ऐसा होता चला जाएगा। अगर यहाँ तक दिया तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट करेगा, यहाँ तक दिया तो यहाँ वाइब्रेट करेगा, यहाँ तक दिया तो यहाँ वाइब्रेट करेगा, नहीं आया समझ में, पक्की बात है। चलिए इसको उतारो फटाक से, जय हिंद जय भारत।